सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि ज़िंदगी दो रंगों पर कायम है, एक रंग खुशी का और एक गम का। कभी एक रंग गालिब आ जाता है, कभी दूसरा, यानी कभी खुशी होती कभी गम होता है। इसलिए बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, कभी ना कभी अच्छा वक्त आ ही जाता है। अब इस बात में हकीकत है कि पाकिस्तान पर बुरा वक्त चल रहा है। महंगाई ने गरीब आदमी की जान आज़ाद की हुई है। कभी आटे का बहरान पैदा हो जाता है, कभी चीनी की शॉर्टेज से आवाम का टेम्पर लूज़ हो जाता है, मुर्गी का गोश्त 400 रुपये किलो से ज़ायद में बिक रहा है और दाल खाना भी आयाशी बन गया है। जबकि दूसरी जानिब कोरोना की तबाहकारियाँ अलग से जा रही हैं। लेकिन इन बुरे हालात में अच्छी खबरें भी आ रही हैं, ताज़ा हवा के झोंकों की तरह। ये खबरें इस बात की कह लें कि दलील हैं कि अब अंधेरे उजाले में बदल रहे हैं। पाकिस्तान भी तरक्की की जानिब कदम बढ़ा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने अपना वेंटिलेटर भी बना लिया और ये खुशखबरी है। ये भी एक अच्छी खबर है कि कोरोना के वार रोकने के लिए पाकिस्तान अपनी ढाल बना रहा है, यानी वैक्सीन बना रहा है। यानी अब पाकिस्तान बाहर के ममालिक पर वैक्सीन के लिए इन्हिसार करने की बजाय इस मामले में अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। हुकाम कौमी वजारत सेहत की ये जो एक फार्मूलेशन होगी वैक्सीन की और पैकिंग का जो खाम माल है वो चीन से ख़रीदा गया और जो सिंगल डोज वैक्सीन है इसकी फार्मूलेशन और पैकिंग शुरू कर दी गई है। हुकाम का क्या कहना है मैं कैसे शेयर कर लेती हूँ जी। रवां माह के आखिर तक मुकामी तौर पर फार्मूलेट होने वाली वैक्सीन आवाम के लिए मुयस्सर होगी और हुकाम के बकौल रवां माह के आखिर तक पाकिस्तान 1 लाख से ज़ायद कोरोना वैक्सीन की खुराकें तैयार कर लेगा। अच्छा, ये भी एक बड़ी खुशी की खबर आप कह लें कि पाकिस्तान का अगर वैक्सीन बनाने का ये तजर्बा कामयाब होता तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान कोरोना की वबा को बहुत जल्द काबू कर लेगा इंशाल्लाह, और अवाम को लॉकडाउन का अजाब भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। और नाज़रीन, बिलाशुबा हुकूमत ने साइंस के मैदान में कह लें कि तब्दीली का आगाज़ कर दिया है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी सच है कि इस वक्त हमारा जो प्यारा वतन है वो मुआशी मैदान में अपनी बका की जंग लड़ रहा है। लेकिन अब मुआशी मैदान से भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और वो क्या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग की एक बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनी है जी अमेज़ॉन, उसकी जानिब से पाकिस्तान को सेरा लिस्ट में शामिल कर लिया गया और ये बात मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में बताते हुए कहा है कि आखिरकार हमने ये कर लिया है। अमेज़ॉन आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान को सेरा लिस्ट में शामिल कर लेगा। अच्छा, उन्होंने मज़ीद क्या बताया कि हम गुज़िश्ता बरस से इनके साथ राब्ते में थे और अब ये होने जा रहा है। और आपको पता है कि जी अमेज़ॉन जो है ये एक ऑनलाइन वेब शॉपिंग वेबसाइट है और इसका हुजम तकरीबन 1.7 ट्रिलियन डॉलर है और ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त का ये निज़ाम ई कॉमर्स कहलाता है। और दुनिया की नंबर 1 अमेज़ॉन कंपनी अकेले सालाना अरबों खरबों डॉलर की अशिया फ़रोख्त करती है। अब पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल करने का मतलब क्या है जी कि अरबों रुपए की सरमायाकारी, और जब सरमायाकारी होगी तो यकीनी तौर पे रोज़गार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा और पाकिस्तानी ताजिर यहाँ बैठे दुनिया भर में अपना माल फ़रोख्त कर सकेंगे। अच्छा, पाकिस्तान पिछले 10 साल से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो अमेज़ॉन की सेरा लिस्ट में शामिल हो जाए और अब पाकिस्तान आलमी मंडी में शामिल हो गया है। अगर मैं यूँ कह लूँ कि कहा जाए कि शौकत तरीन साहब के वज़ारत ख़ज़ाना में रखे हुए कदम मुबारक साबित हो गए तो किसी हद तक आप अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी राय को, ये गलत नहीं होगा। अच्छा, IMF जिसकी सख्त तरीन शराइत, आपको पता है नाज़रीन, हर हुकूमत ने उस पर अमल किया सख्त तरीन शराइत पर, और मुल्क का हर वज़ीर ख़ज़ाना IMF के हाथों कह लें कि बेबस और लाचार दिखाई दिया। लेकिन शौकत तरीन साहब ने IMF को आंखें दिखाना शुरू कर दी और उन्होंने IMF को साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि अब डू मोर की बजाय IMF तुम अपनी शराइत पर करो ज़रा गौर, क्योंकि अब आ गया है तब्दीली का दौर। पाकिस्तान नहीं सुनेगा तुम्हारी अब किसी भी तौर। शौकत तरीन साहब ने मजीद टैक्स ना लगाने और बिजली मजीद महंगी करने की IMF की शराइत को मानने से साफ इनकार कर दिया। और क्या कहते हैं जनाब, कहते हैं कि जी IMF प्रोग्राम के तहत जिन शराइत पर इतफाक़ किया गया है वो बहुत सख्त है, और साथ ही दावा किया कि हुकूमत गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए मुतबादिल इकदाम उठाएगी। अच्छा, बगैर किसी शक व शुबे के नाज़रीन, बिलाशुबा नए वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF के आगे खड़े होने की जुर्रत की है, ये बात माननी पड़ेगी
और ये यकीनी तौर पर अवाम के लिए हौसला अफजा है। अब आगे जाके देखना ये है कि हुकूमत माशी और साइंसी मैदान में और कितनी खुशखबरियाँ अवाम को सुनाती है। अच्छा जी, आपने ये खबरें सुनी और यकीनन आपका दिल खुश हुआ होगा, और क्या ही अच्छा हुआ हो अगर हमारे सियासी रहनुमा भी अवाम को लड़ाने डराने के बजाय कोई अच्छी खबर सुना दिया करें कभी। लेकिन सियासी मैदान में तो हमें दूर दूर तक कोई चंगी खबर नहीं सुनने को मिलती, सिर्फ ऐसी खबरें कि जिसको देखकर सुनकर आप सर पकड़ के बैठ जाएं। रोना धोना, वही टिपिकल बातें, वही अल्फाज, घिर से पिटे, धांधली का रोना। सियासी जमातें अपनी हार का मलबा हमेशा इंतखाबी धांधली पर डाल दी। जो हार गया वो कहता है तारीखी धांधली होगी। आवाम को मायूस किया तो इन सियासी रहबरों ने खुद किया, और जब इंतखाबी इस्लाहात की बात होती तो फिर सियासी जमातें राह फरार इख्तियार करती हैं। फिर कभी कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश की जाती है, तो फिर कभी इन इस्लाहात को धांधली करने का रास्ता करार दिया जाता है। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती तो आज खुशाब से लेकर कराची के ज़िमनी इंतखाब तक धांधली का रोना ना होता। और ये धांधली का शोर हारने वाले मचाते हैं। हर हारने वाला आप देख लें कि धांधली का शोर मचाता है। अब आप देखिए, खुशाब का इलेक्शन नून लीग ने जीता, लेकिन यहाँ कोई धांधली का शोर नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ नून लीग जीत गई तो तारीखी कामयाबी है, बहुत फेयर इलेक्शन, बड़े मेरिट पर। और जहाँ जीत अपनी हो वहाँ तो सब अच्छा होता है ना, लेकिन जहाँ हार जाए तो वहाँ तो तारीखी धांधली हो गई, साजिश हो गई इनके खिलाफ। अब खुशाब में भी नतीजा लेट हो गया था, आपको पता है, लेकिन जीत गए तो जी शक वाली तो कोई बात ही नहीं रही, क्योंकि जीत जो गए। हाँ, अगर हार जाते तो फिर धांधली 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 करके हमने आसमान सर पे उठा लेना था। अच्छा, एक और बात, खुशाब में जीतने पर बिलावल जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी है, और मेरे ख्याल से इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। यहाँ पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हारा, लेकिन बिलावल ने बड़े ज़र्फ का कह लें, बड़ेपन का सबूत दिया प्रैक्टिकली, और जीतने वाली पार्टी को मुबारकबाद दी। अब नून लीग बताए उसने यही काम कराची में किया था? नहीं किया, बल्कि वो हारने के बाद पीपल्स पार्टी पर बाकायदा चढ़ दौड़ी, धांधली, सिलेक्टेड और ना जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगा दिए। कितना फ़र्क है दोनों पार्टीज़ में, ज़रा गौर करें, दोनों के रवैये में गौर करें, दोनों के एटीट्यूड में, बिहेवियर में, ज़र्फ में। और कराची NA 249 के इंतखाबात पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने किस तरह तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को इलेक्शन कमीशन ने सुनने और मानते हुए वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया था। वरना PTI समेत बाकी जमातें तो इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा कर रही थी। अच्छा, अब दोबारा गिनती हुई तो नून लीग ने भी इसका बायकॉट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे वो क्यों, इस पर बात करती हूँ। पहले ज़रा मिफ्ता इस्माइल साहब का क्लिप चलाइएगा। अब मैं इस पर क्या कहूँ, जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना जो क्रिकेट में बैटिंग करते हुए पहले गेंद पर आउट हो जाता है, कुछ ऐसी आप इनकी हालत देख सकते हैं। अब ये शिकवा जो कर रहे हैं, अब ये मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, पाक सरजमीन पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन सब ने दोबारा गिनती का बायकॉट कर दिया है। और सियासी जमातों की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर पर मुतालिका जो हल्के के फॉर्म 45 और 46 की अदम फराहमी और वोटों के थैले की जो सील टूटने का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिसके बाद एहतजाजन कह लें कि वोटों की गिनती का बायकॉट करते हुए दोबारा इंतखाब का मुतालबा किया गया था। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी NA 249 के इंतखाबी मैच की आप कह रहे हैं कि रिव्यू में तनहा खड़ी रही। अब मकसद साफ है क्या कि तनाज़ा खड़ा क्यों किया जा रहा है। आगे चलते हैं। कहने वाले क्या कहते हैं कि हुकूमत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को लड़ाकर खुद ठंड प्रोग्राम कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है ज़रा सुनिएगा। मुस्लिम लीग नून कराची को भी डस्का बनाना चाहती है, और बिलावल जरदारी कह चुके हैं कि डस्का में तो फायरिंग हुई थी और वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स गायब हुए थे, लेकिन यहाँ कराची के ज़िमनी इंतखाब में ना कोई फायरिंग हुई है, ना रिटर्निंग ऑफिसर गायब हुए हैं। लेकिन अब एक नुक्ते को पकड़ के मुस्लिम लीग नून दोबारा इंतखाब कराने की बात कर रही है। यानी जब तक नून लीग जीत नहीं जाती तब तक हर इंतखाब धांधली ज़्यादा तस्वुर किया जाएगा। अब तो बच्चा बच्चा जानता है इनकी नफ्सियात, इनकी साइकी। जहाँ ये हार गए वहाँ तारीखी धांधली, यहाँ जहाँ ये जीत गए वहाँ तो मेरिट पर सब इनको चूज कर लिया गया। भाई अवाम ने वोट को इज्जत दी थी क्योंकि ये जीत गए। अच्छा, पीपल्स पार्टी की बात मैं यहाँ नहीं करी। यहाँ अगर कोई भी जमात जीतती और मुखालिफ जमातें दोबारा इंतखाब का कहती तो यकीनी तौर पे ये जीतने वाले उम्मीदवार के साथ ज्यादती होती। अब आप देखें कि मिफ्ता इस्माइल साहब हंसते हुए कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन मेरा मुतालिबा माने और दोबारा गिनती के लिए जो फॉर्म 16 वो फराहम करे। और लेकिन इलेक्शन कमीशन एक बात मान ले तो इससे दूसरी मनवाई जाती है, और अगर ना माने तो तब भी
इदारे ही बुरे बनते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें मुस्लिम लीग नून को ये फॉर्म दे दिया जाता, तो फिर इसने अगला एतराज़ करना था कि इस फॉर्म में छेड़छाड़ की गई है, लिहाजा ये इंतखाब मशकूक हो गया और नए सिरे से इंतखाब होने चाहिए। अब नून लीग उम्मीद थी कि डस्का की तरह उनकी यहाँ भी सुनी जाएगी, लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। और यही वजह है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी काफ़ी उदास दिखाई दे रहे हैं। ज़रा क्लिप देखिएगा, सुनिएगा, इनके चेहरे की उदासी भी महसूस कीजिएगा। जब सुना क्या कह रहे हैं जी, हमें फॉर्म 16 दिया जाए। अब ये किस किस्म की वोटों की गिनती की जा रही है नाज़रीन? बस मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून इसी बात पर परेशान हो रही है, यानी नून लीग के सपोर्ट इंतखाबी सामान कर दिया जाए और वो इसमें कोई भी नया नुक्ता निकाल कर उस पर फसाद क्रिएट कर दें। अब आप देखें कि अगर ये फॉर्म जो है ये नून लीग को नहीं दिया गया तो फिर बाकी जमातों को भी ये फॉर्म फराम नहीं किया गया, ऐसा ही है ना? अगर खाली नून लीग को फॉर्म नहीं दिया जाता और बाकी को दिया जाता तो फिर कोई बात होती, यानी अलग बात होती। अब मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर धांधली की और नून लीग की जीती नशिस्त को ज़बरदस्ती छीन लिया, यानी पीपल्स पार्टी पर डील के इल्ज़ाम। अब मैं बात तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मेरी याददाश्त में महफूज बहुत सी ऐसी कह ले कि सियासी यादें हैं जो मेरे दिमाग में आ जाती ना, मैं क्या करूं, मुझे करनी पड़ेगी बात, दिमाग से टकराने लगती हूँ यादें। आपको याद करवाना चाहूँगी कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाब के बाद नून लीग ने बिलावल को क्या कहा था, दूसरा सिलेक्टेड का, लेकिन नून लीग कह ले कि अपने परों पे ना पानी नहीं पड़ने देती। अब तो शहबाज शरीफ साहब भी बाहर जाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, आपको पता है, और उन्होंने अपना नाम ECL से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दे दी है। अब इसको पीपल्स पार्टी डील का नाम देने में हक बजानिब नहीं होगी क्या? बताएं। नहीं, एक एक करके हर इदारे से इनको रिलीफ मिला और उस वक्त इदारे ठीक, जब फैसला खिलाफ आ जाए तो जी भाई साजिश हो गई, इंतकाम, सियासी इंतकाम, हमारे साथ चुनकर बदला लिया जा रहा है। एक नशिस्त हारना बर्दाश्त नहीं है और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अपने हिसाब से दोबारा वोटों की गिनती का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इसको क्या कह रही है, टोपी ड्रामा करार दे रही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नून लीग और तहरीक इंसाफ का दोबारा वोटों की गिनती करने पर बायकॉट करना दाल में काला होने का सबूत है। ये अगला क्लिप होगा, ज़रा कादिर खान मंदोखेल साहब का चलाइएगा। अच्छा, आपने सुना नाज़रीन, अब आप ज़रा देख लें, ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने शेर को धाड़ने दिया, ना तहरीक इंसाफ का बल्ला चलने दिया, और इन्होंने 249 का मैदान अपने नाम किया। अब वोटों की दोबारा गिनती के मौके पर जब तमाम जमातों ने एका करके बायकॉट किया तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कह लें कि तने तनहा दोबारा मैदान में खड़े रहे और इन्हें रोज़े की हालत में काफ़ी लंबा चौड़ा इंतज़ार करना पड़ा। शायद शदीद गर्मी भी इन्हें खूब गर्मा गई और वो अपने मुखालिफिन पर खूब बरसे। अब इन्होंने क्या कहा कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और इन्हें कहा जा रहा है कि मशवरा करें, और मंदोखेल इसका ये जवाब दे रहे हैं कि वो किससे मशवरा करें, क्या वो नून लीग के कायद से मशवरा करें जो लंदन बैठे हुए हैं, या फिर बानी MKM से मशवरा करें। और तो और इन्होंने गुस्से में यहां तक कह दिया कि वो मुलाजमे आला शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मशवरा करें। अब ये मंदोखेल साहब शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में कह रहे हैं, शायद पीपल्स पार्टी का जब्त मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहा और वो नून लीग की ज़बान में, उन्हीं की ज़बान में अब उनको जवाब देना चाहती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने आज नून लीग पर वो इल्ज़ाम लगा दिया जो नून लीग पीपल्स पार्टी पर और तहरीक इंसाफ पर लगाती आ रही है कि जरदारी और इमरान एक सिक्के के दो रुख हैं। और आज कादिर खान साहब क्या कह रहे हैं कि PTI और नून लीग ने सोच समझकर वोटा गिनती का मिलकर बायकॉट किया, जबकि नासिर हुसैन शाह साहब वो नून लीग की ज़िद का बाईपास करते नज़र आ रहे हैं। क्या कहते हैं वो, ज़रा शाह साहब का क्लिप चलाइएगा। जी सुना आपने नाज़रीन, नासिर हुसैन शाह साहब क्या कह रहे हैं कि लगता ये है कि ये सिर्फ चाह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्राइवेट जेट भेजकर मिफ्ता इस्माइल साहब को इस्लामाबाद बुलवाएं, कौमी असम्बली ले जाकर हलफ दिलवाएं, नोटिफिकेशन कराएं, तब कहीं इन्हें यकीन आएगा कि सब कुछ ठीक है, सही है। अब इनके बकौल, शाह साहब के बकौल, अब्बासी साहब की ज़िद की कीमत पूरी पार्टी चुका रही है, मतलब उनकी ज़िद की कीमत पूरी पार्टी चुका रही है, हालांकि खुद अपने आबाई हल्के से हार चुके हैं। अब आज नासिर हुसैन शाह साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए भी नून लीग पर कह लें कि तीरंदाजी की। क्या है इनका ट्वीट, ज़रा टीवी स्क्रीन पर चलाइएगा, साथ साथ आप देख भी सकते हैं। क्या लिखते हैं कि खुशाब के नतीजे पर पीपल्स पार्टी के वोटों को तनकीद का निशाना बनाने वाले ख़ास तौर पर चंद मखसूस सहाफ़ियों से दरख्वास्त है कि सांगड़, थरपारकर,
मलीर उमरकोट के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को मिलने वाले वोटों का भी मुतालिया कर लें। सच बोलना है तो फिर पूरा बोल लें, मियाँ साहब की तरह आधा नहीं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जहां नून लीग जीत रही है वहां नून लीग की नायब सदर मुबारक देने में आगे आगे होती हैं। ये इनका ट्वीट भी ज़रा आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने अपने चच्चा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, ज़रा चलाइएगा टीम, क्या लिखा है जी कि अंकल मुबारक, और उनके अंकल यानी शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है, वो भी आप ज़रा अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी चलाइएगा, ज़रा देखिएगा। वो क्या लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो पहले से भी ज़्यादा जज्बे और रफ्तार से पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और कामयाब जो इंतखाबी मुहिम है वो चलाने पर तमाम पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को भी शाबाश। यानी जहाँ जहाँ नून लीग जीत रही है वहाँ इंतखाबात शफाफ, और जहाँ हारे वहाँ से इल्ज़ाम। और इसी दोहरे मयार पर नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि नून लीग ड्रामे कर रही है, उनको अपनी शिकस्त एक्चुअली हजम नहीं हो रही है। और मिफ्ता इस्माइल साहब वो क्या कहते हैं कि उन्हें एक नशिस्त से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लगता ऐसा ही है कि यही जो एक नशिस्त है ना नून लीग के लिए सब कुछ है, सब कुछ। अच्छा, नून लीग को पीपल्स पार्टी से हारना अच्छा नहीं लगा, लेकिन शिकस्त को मान लेने में मेरे ख्याल से बड़ापन होता है। मेरा ख्याल है कि आप मान जाएं, बड़े ज़र्फ का मुजाहिरा करें। अगर मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा धांधली की शिकायत है तो फिर वो इंतखाबी इस्लाहात में हुकूमत का साथ क्यों नहीं देती है? साथ देना, वरना बहानेबाजी, ये जो ड्रामे हैं, ये धांधली के पीछे छुपने का चलन, मेरे ख्याल से ये सिलसिला फ़ौरन बंद होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। शहर कायद में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 249 पर वोटों की दोबारा गिनती का जो मामला है वो भी मुतनाज़ हो गया है जी, और पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों ने दोबारा गिनती का बॉयकॉट कर दिया है। उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जो पोलिंग बैग लाए गए थे उन पर सील नहीं लगी हुई थी और वो खुले हुए थे, जिसकी वजह से दोबारा गिनती का बॉयकॉट कर रहे हैं। उम्मीदवारों का जो दूसरा एतराज़ है वो ये है कि जी उन्हें फॉर्म 45 और 46 मुहैया नहीं किया गया था। अब NA 249 में दोबारा जो वोटों की गिनती का बॉयकॉट करने वाले उम्मीदवारों ने तहरीरी दरख्वास्त आरओ के पास जमा भी करवा दी है। अच्छा, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जो 29 अप्रैल को NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल साहब कामयाब हुए थे, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब दूसरे नंबर पर थे। दोनों उम्मीदवारों के वोटों में 683 वोटों का फ़र्क था, 683। और इसी हवाले से पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी साहब हैं, उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा था कि पहले वोटों की दोबारा गिनती का शोर मचाया जा रहा था, अब तमाम जमातें इस अमल का बायकॉट कर रही हैं। क्या मुस्लिम लीग नून, PTI, MQM और PSP का इत्तेहाद हो गया? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद D9 के PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी साहब और सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं अमजद आफरीदी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, हुकूमत आप लोगों की है, अब ये जो NA 249 का इलेक्शन हो गया, लास्ट टाइम जो डस्का का इलेक्शन हुआ था, हमेशा हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है, यही कहा जा रहा है कि जी हमारे उम्मीदवार के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपकी पार्टी का नाम तहरीक-ए-इंसाफ, फिर आप लोग कहें कि नाइंसाफ़ी हो गई है और हुकूमत भी आप लोगों की है। आप लोगों को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद क्यों नहीं है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फिज़ा। असल में बात ये है कि आज जिस तरह से फॉर्म 45 और 46 मांगना हर कैंडिडेट का हक है और हर पाकिस्तानी शहरी का भी हक है। हमने एप्लीकेशन सुबह सवेरे मैंने 9:20 पे एप्लीकेशन लगाई सबसे पहले, और मैंने कहा मुझे आप फॉर्म 46 देंगे जिससे मैं काउंटर फाइल चेक करूँगा, जिससे मैं देखूँगा कि कितना वोट कास्ट हुआ है, NIC नंबर होंगे, बुक वाइज सीरियल वाइज हम चलेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे वो दी जाए। वो जब नहीं मिली हमें, मैंने कहा मैं इसमें क्या करूँगा बैठकर। मैं सबसे पहले मैंने बाइकाट किया इसका, मैंने कहा मैं यहाँ नहीं बैठूँगा और जब तक मुझे फॉर्म 46 नहीं मिल जाता, क्योंकि बहुत सारी तमाम जमातों को नहीं मिला है, सिवाय एक सूबाई हुकूमत है जिनकी, जो पीपल्स पार्टी के अलावा किसी भी जमात को फॉर्म 46 नहीं मिला है। तो मैंने कहा ये सबसे पहले दिया जाए, उसके बाद हम चेक करें। मैं वहाँ से निकला तो बाकी तमाम जमातें भी उठ गई, उन्होंने भी कहा हम इससे बायकॉट करते हैं। ये ठीक कह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने देखें, इस्लाहात की हम बात कर रहे हैं,
हम अभी री इलेक्शन की बात करें, आज 3 एप्लीकेशन लगाई हैं। एक फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई है, एक ये जो फॉर्म 45 और 46 के लिए लगाई है, एक इस्लामाबाद में कि इस इलेक्शन को कालादम करार दिया जाए। क्यों कालादम करार दिया जाए? डस्का का इलेक्शन फायरिंग पर आप कालादम करार देते हो। इस इलेक्शन में अब्दाबाद का पोलिंग स्टेशन है, हमारे पास वीडियो मौजूद है, वहाँ पर बाकायदा से फायरिंग की गई, अंदर लोगों ने घुस कर ठप्पे लगाए गए। उसके बाद ये इस इलेक्शन के सीलें हमें बाहर से मिली हैं, मेरे पास वो भी प्रूफ मौजूद है। फिर सूबाई हुकूमत के वज़ीर तालीम है, एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, वो प्रिजाइडिंग को ट्रेनिंग दे रहे हैं और बाकायदा से उनकी तस्वीरें जारी हुई हैं जिसके अंदर वो फॉर्म 45 खुद अपनी मर्जी से बना रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन रिक हुआ है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि 17,000 वोटर जिन्होंने 2018 में वोट डाले उनको दूसरे हलकों में भेज दिया इस इलेक्शन में, और बोगस वोट तकरीबन हमने फाइलें बनाई हैं, वो फाइलें इस्लामाबाद में जमा करा रहे हैं। जो हर घराने में 4 से 5 बोगस वोट जो घराने के लोग जानते ही नहीं है, उन्होंने एप्लीकेशनें बना के इलेक्शन कमीशन को भेजी है। तो पूरा अच्छा, वहाँ से DRO उठाया आपने PS 88 का, जिसने अच्छा रिजल्ट दिया वो आपने यहाँ पर RO लगा दिया। तो पूरे का पूरा निज़ाम, पूरे का पूरा सिस्टम ब्रेक हुआ था। इसके अलावा हमने क्या किया कि वहाँ पर अपनी मर्जी से इन्होंने पोलिंग स्टेशन यहाँ से लोग शिफ्टेड किए, हमने एप्लीकेशनें भी लगाई, उस पर भी इन्होंने कोई हमें या किसी भी जमात की नहीं सुने, उन्होंने अपनी मनमानी करते रहे। अच्छा, टर्न आउट ना होने के बावजूद ये देखें, यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का रास्ता बनता है GCD कॉलेज का, जहाँ काउंटिंग हो रही थी। क्यों 3 बजे आपने रिजल्ट अनाउंस किया टर्न आउट ना होने के बावजूद? बकौल आपके के 21% टर्न आउट रहे। अब इसके बाद क्या हुआ, 2-3 सर्वे हुए, बड़े सर्वे हुए, उसके अंदर जो रिजल्ट बताया जा रहा था, क्या वो सर्वे कंपनियां वो गलत सर्वे दे रही थी कि लोगों को तो उनसे सर्वे ही नहीं कराने चाहिए। एक पार्टी जिसका नामो निशान नहीं था, पिछले इलेक्शन में 7,000 वोट लेती है, क्या उन्होंने ऐसा कर दिया कि उन्हें डबल वोट पड़ गया? जहां दूसरी जमातों को 35,000 से आज 7,000 8,000 वोट पड़े और इनको डबल वोट पड़ गया। तो ये किस तरह का इंसाफ है? देखिए, मेरा मकसद असेंबली में पहुंचना नहीं है, मेरा मकसद है कि इस्लाहात करना, ये निज़ाम को ठीक करना। मेरा वजह हमें क्यों 5वें नंबर पर लाया गया कि लोगों का एक तासुर दिया जाए कि यहाँ पर के इमरान खान साहब से लोग मोहब्बत करने वाले नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने पैदल वॉक किए 12-12 घंटे हल्के के अंदर, 6-6 घंटे रोज़े के अंदर मैं पैदल चलाऊं। लोगों का जो फीडबैक था, लोग जो इलेक्शन वाले दिन निकले, कहाँ गया वो वोटर? क्यों वोट नहीं पड़ा? खाली अपनी चोरी बचाने के लिए आप इस एक शख्स जो अपना सब कुछ बाहर छोड़कर आ गया, इस मुल्क को ठीक करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। उसने शौकत खानम बनाया, निमरल यूनिवर्सिटी बनाई, वो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाह रहा है। फिर उसके साथ इस तरह का ये किया जाए कि आपके साथ पब्लिक नहीं है, आपके साथ लोग नहीं है, तासुर ये दिया जा रहा है माजरत के साथ। वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो कोशिश नहीं, जदोजहद नहीं करती। मेरा काम जदोजहद करना है। आज इसी तरह से हम क्यों एप्लीकेशनें लगा रहे हैं? क्यों यहाँ के लोगों का एतबार उठ गया है इलेक्शन कमीशन से? जिस तरह से फिक्स प्रेजाइडिंग, अब मेरे पास आकर प्रेजाइडिंग ऑफिसर मुझे कह रहे हैं कि आप हमें बताओ 300 वोट लेकर आते हैं या ये पैसे लगेंगे। मैं अगले दिन कौन सा मुंह दिखाता जीत कर? हमने मैच फिक्स नहीं किया। हम ये चाह रहे हैं कि ये इसी हल्के से स्टार्ट हो, दोबारा से री इलेक्शन कराया जाए वहाँ पर, और बाकायदा से बायोमेट्रिक सिस्टम 2 महीने लेट कर दें, बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए इलेक्शन करवाएं। और पूरी दुनिया के अंदर जो तासुर, PDM क्यों बनी? इन्होंने कहा धांधली हुई है। हम कह रहे हैं आ जाओ, इस्लाहात करते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम लेकर आते हैं, उससे भाग जाते हैं ये सारे। आज तमाम जमातें हमारे साथ हक पर बाहर आ गई, तो हमने भी अप्रिशिएट किया सबको। हमारा काम है, मेरा कोशिश है कि इस मुल्क को इस्लाहात पर लेकर लाया जाए। इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम, लोग दूसरी जो दुनिया है वो चाइना तक पहुंच गई है, दुनिया के ममालिक, वो चाइना आसमान तक वो 5G की बातें कर रहे हैं। हम आज उसी थके हुए निज़ाम में लगे हुए हैं, वही चीज़ों पे प्रिजाइडिंग खरीदे के
वहां पर आरओ खरीदा गया। अच्छा अमजद साहब सुने आफरीदी साहब एक मिनट। आफरीदी साहब देखिए, मैंने आपका दुख सुना, मैंने कहा कि मैं आपको दरमियान में इंटरप्ट नहीं करती ताकि आपके अंदर जो है वो बाहर आ जाए, ठीक है, हमने सुना। अब जरा मुझे बता दें, दिल पे हाथ रखिए और सच बताइएगा कि फैसल वाडा साहब ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, आप दिल पे हाथ रखिए, अल्लाह को हाजिर नज़र जान के बताएं, क्या आप मुतमईन है? आपको लगता था कि उसके बाद आपको आवाम से उम्मीद थी कि आपको वोट मिलेगा? देखिए मेरी बात सुने, फैसल वाडा साहब की बात, जी जी क्या जो कारकर्दगी, जी जी प्लीज प्लीज, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। देखिए पहली बार वजीर आजम इमरान खान साहब का फंड लगा यहाँ पर हल्कों के अंदर। फैसल वाडा साहब के ना आने से लोग नाराज थे क्योंकि वो मिनिस्टर थे, मगर 20 साल के बाद थोड़े बहुत तरक्याती काम हुए, 40 से 50 करोड़ के काम हुए। हमें देखा देखी सूबाई हुकूमत भी गैरत खा गई, आखिरी 15-20 दिनों में उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिए जो 15 साल से सोई हुई थी। तो यहाँ पर ये इलाके के लोग जानते हैं, तो ये उनसे नाराजगी ना आने की, ये इसमें मैं एग्री कर सकता हूँ। देखिए मर के मैंने अल्लाह को जवाब देना है। वजीर आजम साहब अगर हक पर ना हो, अच्छा देखिए वज़ीर आज़म साहब की हक की बात आप छोड़ दें, वो एक अलग डिबेट है। इस मुल्क के आफरीदी साहब देखिए बात, आफरीदी साहब मुझे बड़ा दुख होता है, कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट, मुझे दुख होता है जब इमरान खान साहब के किसी भी बंदे से, आप पीटीआई के टिकट पे आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों की पहचान है, इमरान खान साहब की 22 साल स्ट्रगल है, सब जानते हैं, जो जौहद है पाकिस्तान के लिए, अच्छी नीयत है, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं करता, मुखालिफिन भी शक नहीं करते हैं। लेकिन अब हर बात का जवाब ये नहीं होता कि इमरान खान साहब मुल्क से प्यार करते हैं, इमरान खान साहब की नीयत अच्छी है। परफॉर्मेंस में तो किसी चीज का नाम है ना कि नीयत को लेके बैठ जाए हम। अब फैसल वाडा साहब की क्या परफॉर्मेंस थी, जाके जरा पूछे तो सही ना उन लोगों से कि वो किन अल्फाज में याद करते हैं वाडा साहब को। फिर आप देखिए, आपके साथ मुझे हमदर्दी है क्योंकि आपका तो इलेक्शन हारने में आधा किरदार तो फैसल वाडा साहब की बुरी परफॉर्मेंस का है, मुझे तो आपसे हमदर्दी है। देखिए मेरी बहन, मैं लोगों के पास गया, ठीक है, तो लोगों ने कैसे आप जी वो समझते हैं क्या था लोगों का रवैया आपके साथ, मतलब आपने कि देखा लोग खुश थे, लोगों को उम्मीद थी अभी भी तहरीक इंसाफ से जब आप लोगों के पास गए? और इलेक्शन वाले दिन मैंने पोलिंग कैंप देखे सारे, वो वहां पर लोग पहुंचे और इनके पोलिंग कैंप खाली थे। ये कहां से वोट आ गया? ये इलेक्शन पूरा मैनेज हुआ था, प्रिजाइडिंग रिपोर्ट दे रहे थे सूबाई हुकूमत को और वो अपनी मर्जी से सारा काम कर रहे थे। देखिए हम खामोश हो जाएंगे इस पर, जो कौमें जदोजहद नहीं करती वो तबाही की तरफ जाती हैं। कौम बनती कैसे? हर अल्लाह ने हर मुश्किल के बाद अच्छा आफरीदी साहब, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। अच्छा मुझे चीज़ आप देखिए, इंटरनेशनली हमारा क्या एक इमेज जा रहा होगा, पाकिस्तान से बाहर क्या इमेज जा रहा होगा, रिवायती गरीब भारत जो हर वक्त इसी टोन में रहता है कि पाकिस्तान के बारे में कोई खबर मिले और वो पाकिस्तान का इमेज खराब करे अपने मीडिया पर उछाल के। मुझे बताइएगा कि जब आप लोग 2018 में पीटीआई जब जीती थी तो मुखालिफिन ने क्या कहा था, धांधली, सिलेक्टेड, ना जाने क्या क्या बोला, आप सबको पता है। अब जब आप लोग कहीं से हारते हैं तो आप भी कह देते हैं कि जी ये मिली भगत से हो गया, नाइंसाफ़ी हो गई, अब आप सूबाई हुकूमत के पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इस तरह तो जो भी हारने वाला होगा दूसरे को कह देगा कि आपने धांधली की है और मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, फिर वो ये कहेंगे कि अच्छा फिर 2018 में हमारा मौक़िफ़ ठीक था। मतलब आप बात को समझे ना। तो फिर अगर आप लोग 2018 में जीते थे, अब अगर आप हार रहे हैं तो अगर वो धांधली करें वो फिर अपने मौक़िफ़ पर आ जाएंगे, इस तरह तो फिर नहीं चलेगा ना। हर हारने वाला नून लीग है, वो सबसे आगे जहाँ नून लीग जीत जाती है वहाँ तारीखी कामयाबी होती है, वहाँ वोट को इज्जत मिलती है, जहाँ वो हार जाती है वहाँ तारीखी धांधली हो जाती है। हर पार्टी इस तरह करना शुरू हो जाएगी तो कहाँ खड़ी होगी हमारी पॉलिटिक्स, हमारी सियासत। का डिस्कस किया, डस्का के इलेक्शन का डिस्कस किया, फायरिंग हुई, दोबारा यहाँ पर तो हर चीज़ सामने आ गई है, सीलें भी मिल गई हैं। आज जब हमने वो देखी कि उनको सील भी नहीं लगी हुई थी, वो भी उसने कहा, आरओ ने कहा टूट गई है, अभी टूटी है। ये तो पूरा का पूरा निज़ाम मैनेज हुआ है, शुरू से आखिर तक सारी चीज़ें तय हुई हैं। मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, देखिए जो कौमों ने हक पर खड़ी नहीं हुई वो तबाह हुई, कौमें लूट देख। तो इंसान को मैंने जो पढ़ा है, अल्लाह ने मुसलमान को ख़ास तौर पर भेजा है इंसानियत को रास्ते के लिए, हक बात के लिए। कौमें तबाह इसलिए नहीं हुई कि वजह से आया था, उनका जिक्र आपने कैसे किया अभी? कौमें समूद, मैं कौमों की बात, जो जिन्होंने इंसाफ की बात नहीं की, जो जुल्म के खिलाफ खड़ी नहीं हुई, अल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया। जिन्होंने जो इंसाफ के लिए नहीं खड़ी हुई, हम लोगों का मैंडेट चोरी हो रहा है, लोगों का इन इदारों से एतमाद उठ गया है, हम इसको कैसे बहाल करेंगे?
मैं तो ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। क्यों तो मैं अमजद आफरीदी साहब, मैं मुझे समझ नहीं आ रही, मैं सवाल क्या पूछूं कि एक पीटीआई को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, एक तो आप इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरी बात है कि आप लोगों की गवर्नमेंट है, विफाक में हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ के हो के हुकूमत आपकी, बल्कि लोग आपसे बोलेंगे ना कि अब ये कर दें जो वादे पूरे करके तो मैंडेट मिला है, तो तहरीक इंसाफ का एक रहनुमा बैठकर बात करे तो कैसे करेंगे? अब आप लोगों ने सही करना है, क्या कहते हैं आप, कौन सही करेगा फिर? चले मैं बताता हूँ आपको। देखें, मोटरवे गिरवी रखवाया गया, स्टील मिल को तबाह किया, पीआईए तो तबाह गए ना आप लोग, तमाम इदारे सब कुछ किया गया। 2018 से कौन है हुकूमत में? सुने 2.5 साल हमारी हुकूमत है, हम डिलीवर कर रहे हैं, हम एहसास प्रोग्राम लेकर आए। ये आम आदमी की बात कर रहा है मेरा वजीर आजम इस वक्त। हमने तो निचले तबके को उठाने की बात की। मेरे साथ जो नाजायज हुए, मैं आज भी लोगों के दरमियान जा रहा हूँ, बिल्कुल निचले तबके की बात की है, लेकिन निचला तबका कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गुर्बत बढ़ती जा रही है, निचला तबका कहते हैं कि महंगाई जो है वो हराम है इस्लाम के अंदर, महंगाई मजीद होती चली जा रही है, निचला तबका सबसे ज्यादा परेशान है। देखिए यहाँ तक महंगाई ने जीना हराम किया हुआ है। कौम ऐसे नहीं, देखे मेरी बहन, तुर्की हमारे सामने 300 लेरा का $1 था, उस पर वो कौम कैसे उठी? पेट पे पत्थर बांधे उन्होंने वो पूरे लोगों ने डॉलर को हटाया, उन्होंने अपने पैसे को इज्जत दी, ऊपर आ गए। वहां पर कानून इंसाफ का आया, वहाँ गरीब और अमीर के लिए एक कानून आया। ठीक है, यानी हमें कुछ साल इतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कितनी महंगाई को बर्दाश्त करना पड़ेगा कि गुर्बत का खात्मा ना हो, तो खुदा ना खास्ता आधे गरीब मर जाएं, आधे गरीब भूखे मर जाएं, उसके बाद जाके उनकी कुर्बानी के बाद फिर हम कहेंगे कि हाँ अब हमने किसी हद तक। देखें जी अफरीदी साहब, देखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले दुनिया की अजीम तरीन रियासत बनाने जा रहे हैं, और वो ता क़यामत तक सबसे ज़बरदस्त रियासत होगी, और वो मानी जाती है। जिस अंबिया कराम, तमाम अंबिया कराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजा गया, आपने उनकी इमामत कराई, ये आसमान और ज़मीन आपके लिए बनाए गए, हमारा ईमान है। देखें उस सल्तनत का बादशाह जो आखिर तक वो 3 दिन तक पेट पर पत्थर बांधकर इस कौम को उठाया, इस दीन को आगे तक पहुंचाया। महंगाई से नहीं, ये नाइंसाफी से तबाही हुई है, ये चोरी से तबाही हुई है, ये मुल्क जो तबाह हुए, नाप तोल के कमी पेशी पे तबाह हुए हैं, ये मुल्क इस तरह से तबाह होते हैं। मुल्क ऐसे नहीं, ये यहाँ तक पहुँचाया किसने? क्यों आज तक अमीर चोरी करे बाहर चला जाए, गरीब चोरी करे जेल में चला जाए? क्यों कानून साजी नहीं हुई? 2.5 साल में हम नहीं कर पाए, क्योंकि 30 साल का गन था, उसको टाइम लगता है सही होने के लिए। इसके लिए आप लोग की, अवाम की, हम सबको दुरुस्त होना पड़ेगा। एक वजीर आजम साहब वो दिन रात जदोजहद जिसमें लगा हुआ है, वो कोशिश कर रहा है। कोरोना अल्लाह की तरफ से वबा आ गई, नहीं तो ये मुल्क उठ जाता, ये मुल्क तरक्की की तरफ जाता। तो हर चीज़ अल्लाह ठीक करेगा, कोशिश इंसान करेगा, जो नहीं करेगा वो तबाही बर्बादी की तरफ जाएगा। अच्छा, तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह कि मैं तो जब भी देखती हूँ तो आप लोग यही बात करते हैं कि इमरान खान साहब की नीयत बहुत अच्छी है, वो निचले तबके के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, निचला तबका सबसे ज़्यादा रो रहा है। कभी जाके मिले तो उन लोगों से जो आपके कुछ सर्वेंट्स होंगे, काम करने वाले होंगे, ड्राइवर्स होंगे, मेड्स होंगे, आप उनसे ज़रा पूछें, वो बेचारे परेशान है, वो कहते हैं कि इतनी महंगाई, आसमान से बातें करती है हर चीज़ की कीमत, वो तबका कहाँ पर जाए? अफरीदी साहब ज़रा उनके बारे में मुझे बता दें, न्यूट्रल होकर ज़रा सोचिएगा, ना सोचें कि आप तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ज़रा न्यूट्रल होकर सोचें। इस टाइम पे वो तबका जो है वो तो परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान ही वो तबका है। हमारे सुन्नत में हमें 2.5 सालों में 4 वज़ीर खजाना तब्दील हो गए। वो सुने ना, 3 दिन तक भूखे रहकर, वो पेट पर पत्थर बांधकर, वो इस अवाम के लिए, इस कौम के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए जद्दोजहद की उन्होंने, दीन के लिए। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ। कोई एक शख्स मुझे बताए जो 24 घंटे भूखा रहता हो आज इस दौर के अंदर, या कोई एक ऐसा घराना, अल्लाह सबको रिज़्क दे रहा है। ये खाली इन्होंने एक ड्रामा बनाया हुआ है कि महंगाई, भाई महंगाई लाया कौन, किसने इस मुल्क को? अफरीदी साहब ये तो बड़ी आपने सेल्फिश बात कर दी। देखें आप जैसे लोगों को नहीं पता चल रहा होगा ना कि महंगाई है, अल्लाह का करम है हम लोगों पर। ये बेचारे जो लोग, कुछ लोग हैं जो वाकई मतलब दिहाड़ीदार लोग हैं, जो अब कोरोना की सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है इमरान खान साहब दर्द दिल रखते हैं उनके लिए, लेकिन महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हो चुकी है।
एक ऐसा तबका है कि जिनको अगर 100 रुपए की जो चीज़ मिलेगी, अगर वो 120 रुपए की हो जाएगी, 130 रुपए की हो जाएगी, 140 की हो जाएगी, उनको 40 रुपए खर्चना भी बहुत मुश्किल लग रहा होगा। ये बहुत कम लोग हैं जो 500 रुपए की या 600 रुपए की एक चाय या कॉफी पी लेंगे। कोई भूखा नहीं मरता। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कोई भूखा नहीं मरता, ये ड्रामा है। ये ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि महंगाई, आप ये कह रहे हैं बार बार कि कोई भूखा नहीं मर रहा पाकिस्तान में। 24 घंटे मैं बताया ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ पूरे चैनल्स के सामने, इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा घराना जिसको 24 घंटे में अल्लाह ने रिज़्क ना दिया हो। मैं जिम्मेदार हूँ, मगर कौम बनी कैसे? हमारे पास सीरत नबी है पूरी, हम किस तरफ चले गए? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हम इस शख्स के साथ क्यों नहीं खड़े हुए जो इस मुल्क के लिए कोशिश, जो जद्दोजहद करना चाह रहा है। आपको मैं सुनता हूँ, आप अच्छी हक की बात करती हैं, अल्लाह ताला हक के साथ है। अवाम, हम आप दिलों में आपकी बात उतर जाती है क्योंकि आप ठीक बात कर रही हैं। वही बात हम लोगों में अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं। यहाँ के लोग, दिहाड़ीदार लोग मुझे मिले, बोला इमरान खान ठीक है, हम उनके साथ हैं, हम उन्हें वोट देंगे। देखिए, इमरान खान ठीक लगे उनको तो 2018 में उन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया, अफरीदी साहब। लेकिन उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि हर जगह पे जो पीटीआई को शिकस्त हो रही है, उसकी वजह आपको क्या नजर आती है? वो फिर धांधली है या परफॉर्मेंस, बुरी परफॉर्मेंस भी है, ये लोग मायूस हो गए? कहता आया, साहबा के दौर में भी कहता आया है, वहां पे आप क्यों इस तरफ बार बार? ये तो नून, ये पीडीएम ने एक शोशा छोड़ा कि आपका, और तबाही भी खुद की उन्होंने। इस मुल्क के बच्चों का, इस मुल्क के बुजुर्गों का मुस्तकबिल, जो बाहर जाकर अयाशियाँ कर रहे हैं, जो लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, पैसा कहाँ गया? यहाँ क्या है? वज़ीर आज़म साहब ने तो नहीं जाने देना था ना अफरीदी साहब बाहर। आप लोगों की हुकूमत है ना, बाहर कैसे चले गए, ये भी तो सवाल है ना। चले गए। इस मुल्क का निजाम जब तक यहाँ के कानून में इस्लाहत नहीं लाई जाएंगी, कौन करेगा? ठीक नहीं होगा। अच्छा, असेंबली में तो हम देखते हैं कि आए दिन वहां पे मछली बाजार बना होता है, कभी कोई वॉकआउट कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, अवाम के टैक्स के पैसों का मजाक उड़ाया जा रहा होता है। वहां पे कानून साजी के लिए जाते हैं ना तमाम लोग, अवाम के पैसों पर, जो अवाम बेचारी टैक्स देती है, लेकिन वहां पे हर वक्त मछली बाजार बना होता है, संडे मार्केट लग रही होती है। वो तो कानून तो वहां बनाया नहीं जाता, वहां पे अवाम के लिए कुछ सोचा नहीं जाता। ब्लैकमेलिंग तो कौन सही करेगा अफरीदी साहब? अगर पीटीआई वाले भी ये बातें करेंगे तो ये तो आप लोग मायूसी मजीद फैला रहे हैं अल्लाह के बंदो। अफरीदी साहब, अगर पीटीआई वाले भी बैठ के ये बातें करेंगे तो हम किससे उम्मीद रखें? जिन्होंने वोट दिया पीटीआई को, वो फिर किससे उम्मीद रखें जब आप लोग भी कहें कि हम क्या करें, निजाम के आगे बेबस हैं। सेनेट आया है हमारे पास, सेनेट आया है हमारे पास, हम जा रहे हैं इस्लाहत के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी, हमारा ईमान है। इंसान का काम है कोशिश करना। मेरा वज़ीर आज़म कोशिश कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, और गलत तासुर दिया जा रहा है। यहाँ की आवाम वज़ीर आज़म साहब के साथ है, वो जानते हैं। ये ठीक है जी, आवाम वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं। ठीक है जी, आपका कहना है कि आप कोशिश कर रहे हैं, 2.5 साल से आगे भी करना चाहेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।